पल्लवी मुखर्जी का प्रथम काव्य संग्रह विलुप्त तो हो जाती हैं स्त्रियाँ। इसमें से कुछ कविताएं आपको सुना रही हूँ। पहली कविता है हवा के कानों में। उन्होंने उस वृत्त के चारों ओर चक्कर काटना छोड़ दिया है जहाँ खड़े हो तुम। गठरी की तरह बैठी हुई वे उतार रही हैं अपने जीवन के उन तमाम दुखों को जो अनंत काल से खरोंचे जा रहे थे। उन घावों की तरह वे नहीं चाहती भरना उन्हें जो टीसते हैं अर्धरात्रि में, जब आंगन का पारिजात भीगता रहता है ओस में। वे उन झुर्रियों के भीतर धसी हुई पीड़ाओं को धकेल देना चाहती हैं किसी ब्लैक होल के भीतर और खुद को झटक कर आ जाना चाहती हैं बाहर। नीले आकाश के नीचे बुलबुलों के साथ छोड़ देना चाहती हैं मालकौंस। तमाम मायूसियों और उदासियों को खूंटी पर टांग वे निकल पड़ी हैं आकाश के कैनवास पर काढ़ने के लिए तमाम रंग बिरंगे फूल। हवा के कान में झूल रहे हैं खुशबुओं के झुमके। अगली कविता है वह औरत। उस गली पर मैं खड़ी हूँ जहाँ से मेरे घर की छत साफ नज़र आती है, और गली के इसी मोड़ पे खड़ी है वह जिसके सर पर छत नहीं है और ना ही उसके हिस्से की ज़मीन। उसके हिस्से एक गुलमोहर का पेड़ ज़रूर है जिसके नीचे उसका रैन बसेरा। पत्थरों से बने चूल्हे के ऊपर चढ़ी एक पिचकी हुई एल्युमिनियम की देचकी। वह डरती नहीं है गर्मी के इन खौफनाक दोपहरों से और ना ही काली अंधियारी रातों से। वह जानती है हर दिन उसकी मुट्ठी में एक सुबह होती है और गुलमोहर के ढेर सारे फूल भी। अपनी साड़ी के भीतर हंसिया खोंचकर जूड़े में सजा लेती है गुलमोहर और खनकती हंसी के साथ मुझे ऐसे ताकती है जैसे मैं उसकी हंसी छीन लेना चाहती हूँ और चुनवा देना चाहती हूँ किसी किले में। अगली कविता का शीर्षक है सीरिया की रोटी। नहीं चाहती कि तुम्हारी रोटी का निवाला जला हुआ हो जैसे कोई शहर जलता है सीरिया की तरह। बदहवास से भागते खून से लथपथ बच्चों की शक्ल उभर आए उस रोटी में। एक बार जल जाने के बाद दोबारा उस स्थिति में लौटना कहाँ संभव होता है। कहाँ गए वे तमाम बच्चे जो बंदूकों और बारूदों की भेंट चढ़ गए। बारूदों की आँखों में पट्टी होती है जो मासूम बच्चों के चिथड़े उड़ा देती है। सीरिया की व्यवस्था बच्चों के फटे हुए कपड़ों की तरह दिख रही है। एक अदद फूली हुई रोटी की करती हूँ कवायद ताकि धरती बची रहे सीरिया बनने से। अगली कविता है तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारे जाने के बाद समझी मैंने पसीने की परिभाषा। तुम्हारी देह के पसीने की बूंदें धरती से आकाश तक मेरी आँखों में झलमल कर रही है। बूंदों के भीतर से अनगिनत सूरज उभर आए हैं। अपने हिस्से की एक बूंद मेरी हथेली पर रखकर झांक रही हो तुम झुरमुट से। मैंने बूंद को माथे पर लगा लिया है। तुम्हारी छोड़ी गई खाली जगह पर उगा रही हूँ उम्मीद का अंकुर। अंतिम कविता है ऑक्सीजन पर माँ। मैंने जब भी देखा तुम्हारी आँखों को उनमें काजल लगा हुआ होता। बड़ी और खींची हुई आँखें झांकने से और गहरी लगती। तुम्हें भोर बहुत पसंद है जबकि मुझे नींद। सुबह सूरज उगने के पहले की लालिमा तुम्हारे दोनों गालों की लाली और बढ़ा देती है जो मैं कभी देख ही नहीं पाई। उन गालों को चूमा है कई बार। तुम आज भी किसी युवती की तरह तेज चलती हो
मैंने झुक कर चलते कभी देखा नहीं तुम्हें। अक्सर दोपहर के बाद निवृत्त होकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई जब कभी तुम्हारे पास होती, तुम्हारे हाथों में पाब्लो नेरुदा की किताब होती, हाँ साथ में गर्म चाय जिसे सुड़क कर पी रही होती तुमने हमेशा पृथ्वी को हरा देखना चाहा। तभी तो तुमने घर के छोटे से आंगन में रोपा था अशोक, नीम, आंवला, जो अब काफ़ी लंबे और पुष्ट हो गए हैं। अक्सर तुम्हें उनसे बतियाते देखा है किसी छोटे बच्चे की तरह। तुम्हारे भीतर एक सुंदर स्त्री रहती है जो किसी भी धर्म से परे है, वह न हिंदू है और न ही मुसलमान। तुमने मुझे हमेशा ईद में सेवइयाँ खिलाई हैं। तुमने कभी नहीं चाहा कि संपूर्ण सृष्टि के किसी प्राणी को जीवन, वायु, ऑक्सीजन न मिले और बिना ऑक्सीजन के उसकी मृतदेह दूर किसी नदी में फेंक दी जाए। तुमने कभी नहीं चाहा कि किसी नदी से लाशों की सड़ांध निकले और आज तुम ऑक्सीजन नहीं खींच पा रही हो अपने फेफड़ों में। सुनो सुंदर स्त्री, ये कोरोना काल है नामुराद और तुम्हें जीतनी है यह लड़ाई। तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे साथ खड़ा है। सुनो सुंदर स्त्री, ये कोरोना काल है नामुराद और तुम्हें जीतनी है यह लड़ाई। तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें भरना है ऑक्सीजन प्रकृति से जिसे तुम प्यार करती हो बेशक। हटाओ लगे हुए पाइप को, खींचो प्राणवायु अपने हृदय में। देखो हवा चल रही है, मैं खींच रही हूँ।